विद्यार्थियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द ज्योग्राफी पाठशाला पर स्वागत है। अपने लास्ट क्लासेज में जो एनसीईआरटी 11 क्लास की आपके भूगोल है उनके अपने टॉपिक सीरीज वाइज अपन पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था तापमान। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं विद्यार्थी बहुत परेशान है, स्पेशली वे विद्यार्थी जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे थे। अब वो विद्यार्थी इस मार्केट की अफवाहों में पूर्ण रूप से ढल चुका है। आरएसएसपी के अध्यक्ष साहब का जो ट्वीट आया उसके बाद तो और ही अंधकार में डूब गया है। विद्यार्थी को ऐसा लग रहा है कि लैब असिस्टेंट नाम की, भूगोल नाम की कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। बार बार मैसेज आ रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, क्लासें देख नहीं रहे हैं, सब साइड हो गए हैं और बस आधे फोर्थ ग्रेड की ओर चले गए, आधे रास्ते से भटक गए, आधे कुछ और करने लगे और जो एक अच्छी व्यू में फ्लो में पढ़ाई चल रही थी वो रिदम, वो फ्लो सबका टूट गया है। मैंने आपको पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, आप मजे से पढ़ते रहें, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से तैयार करें। 9वीं 10वीं का राजस्थान अध्ययन, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री वहां से तैयार करें। भर्ती अब आप छोड़ रहे हो पढ़ाई, ये मान के भर्ती नहीं आएगी। मान लो भर्ती आ गई, मेरी ये अंतरात्मा कह रही भर्ती आएगी और पूरी उम्मीद है भर्ती आएगी, हो सके पद कम आए। अब मान लो भर्ती आ गई और आप सब ट्रैक से चूक गए हो, चूके हुए हो, मेरे को दिख रहा है व्यूज वगैरह आपके, मैं देख रहा हूं। भर्ती आ गई, फिर ये गैप की भरपाई आप कैसे करोगे? इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आना नहीं आना, कितने पोस्ट आएगी नहीं आएगी, ये सब आप भविष्य के गर्भ में छोड़ दें। आप अच्छे से पढ़ें। एनसीईआरटी 11 की बुक्स आपने शुरू से ही बोलता आ रहा हूं ले आए होंगे। 9-10 की जो आर्ट एंड कल्चर है वो ही ले आए, उसी का बहुत अच्छा आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री दे रखी है आपकी राजस्थान की, बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। आप पढ़ते रहे, रिदम कंटिन्यू बनाए रखें जब तक प्रेस नोट नहीं आता तब तक। इससे आपका फायदा क्या होगा कि जब प्रेस नोट आएगा तब वो किसी को पूछ के नहीं आएगा कि मैं कल आ रहा हूं या 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आ रहा हूं। अर्थात जब भर्ती आएगी तो आपको पूछेगी नहीं कि मैं आ रही हूं, वो तुरंत आएगी, टपकेगी रातों रात। अब आप तो पहले से ही हाथ ऊपर करके बैठे हो, आपके हाथ में कुछ है नहीं। और अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो, अच्छे से तैयारी कर रहे हो, भूगोल को तैयार कर रहे हो, क्लासें देख रहे हो, एनसीईआरटी बुक्स में कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, अंडरलाइन करते हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, 9वीं 10वीं की राजस्थान अध्ययन अच्छे से पढ़ रहे हो, तो आपको 1% इधर उधर होने की आवश्यकता नहीं रहेगी, घबराने की जरूरत नहीं होगी। तुरंत ही आप भर्ती आई और उल्टा आप मजबूत होंगे और उल्टा अच्छे से पढ़ोगे और भर्ती के, मैं कहता हूं, पेपर भी क्रैक करोगे। तो मैं तो यही कहूंगा लास्ट में, वापस रिदम बनाए रखें, कंटिन्यू पढ़ाई को जारी रखें, उम्मीद न छोड़े, है ना। उम्मीद और आशा पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है और वही अपने हाथ में, और अपने हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज अपन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वायुदाब। वायुदाब क्या है आज की क्लास में? हालांकि टॉपिक पूरा वायुदाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण है, पर बहुत लंबा बड़ा टॉपिक है। इसको मैं छोटे छोटे पार्ट में इसलिए करवा रहा हूं कि आप भी आराम से क्लास देख पाए, और छोटी क्लास होती है विद्यार्थी आसानी से देख पाता है और समझने में थोड़ी आसानी रहती है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस से ही चल रहे हैं। आज अपन केवल वायुदाब को ही पढ़ेंगे, वायुमंडलीय परिसंचरण अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो वायुमंडल पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, क्लास को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है विद्यार्थियों, तो अपन शुरू कर रहे हैं आज एक बहुत अच्छा टॉपिक, वायुदाब। देखें वायुदाब होता क्या है, वायुदाब होता क्या है। आप देखोगे साधारण सतह से ऊपर, कहीं से भी, समुद्र की सतह मान लो,
जो डेंटम लाइन होती है, मीन सी लेवल होता है जो औसत समुद्र तल, वहां से मान लो, वहां से ऊंचाई की ओर, वहां से ऊंचाई की ओर जो वायु में उपस्थित भार है वही क्या है, वायु दाब है साधारण वे में। वापस बताता हूं, समुद्र तल से निश्चित ऊंचाई तक वायु है, वायु में उपस्थित जो भी भार है, चाहे वो जो भी पार्टिकुलेंट है, एरोसॉल से जो भी है, वो जो उपस्थित भार है वो भार ही क्या है, एयर प्रेशर है, वो भार ही क्या है, वायु दाब है। ठीक है, इसको मापने की इकाई है मिलीबार, इसको मापने की इकाई क्या है, मिलीबार है, वायु दाब को मिलीबार में मापा जाता है। ठीक है, तो यहां परिभाषा लिखी है मैंने, औसत समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायु दाब कहते हैं। आपकी बात समझ में आ गई होगी। औसत समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक स्तंभ है, उस स्तंभ के बीच में जो वायु है, उस वायु में उपस्थित भार है, उस भार को ही वायु दाब कहा जाता है और इसको मिलीबार में मापा जाता है। औसत समुद्र तल का वायु दाब क्या है, 1013.25 मिलीबार। औसत समुद्र तल का वायु दाब कितना है, 1013.25 मिलीबार। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, यहीं से सारा कंसेप्ट शुरू होता है, ध्यान रखना। तो वायु दाब क्या है ये तो आपके समझ में आ गया। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, केवल वायु दाब इस टॉपिक का है ना, पहले बता देता हूं। तो वायु दाब क्या है, वायु में उपस्थित भार साधारण वे में, और टेक्निकली परिभाषा देखोगे तो वायुमंडल औसत समुद्र तल से, मीन सी लेवल से अंतिम सीमा तक वायुमंडल की एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायु दाब कहा जाता है, इसको मिलीबार में मापा जाता है। और औसत समुद्र तल का वायु दाब कितना है, 1013.25 मिलीबार, पहली बात। दूसरी बात, वायु दाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है और मापने की इकाई क्या है, मिलीबार। ठीक है, तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, ये समुद्र तल है, ये क्या है, समुद्र तल है। समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर 10 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 मिलीबार दाब क्या होगा, कम होगा, 1 मिलीबार वायु दाब कम होगा, वायु दाब कम होगा। अर्थात धरातल से या समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर वायु दाब क्या होगा, कम होगा। लास्ट क्लासेस में अपन ने बात की थी, ऊंचाई की ओर जाने पर ताप भी कम होता है, तापमान भी घटता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप घटता है। वायु दाब भी औसत समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर प्रति 10 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री मिलीबार वायु दाब में क्या आती है, कमी आती है। दो चीजें बड़ी इंपोर्टेंट, ध्यान देना। औसत समुद्र तल का वायु दाब कितना है, 1013.25 मिलीबार, और समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर वायु दाब में क्या आती है, कमी आती है, वायु दाब कम होता है। वायु दाब क्या होता है, वायु दाब घटता है, वायु दाब क्या होता है, घटता है। ठीक है, इसको दो बातों को याद रखना। पहली बात, अब ऊर्ध्वाधर रूप में तो आपने, वर्टिकल रूप में तो आपने देख लिया कि वायु दाब ऊंचाई की ओर जाने पे घटेगा, पर क्षैतिज रूप में, हॉरिजॉन्टल रूप में देखो इसकी क्या दशा है। हॉरिजॉन्टल रूप में वायु दाब और ताप दोनों एक दूसरे के विलोम संबंध में है, दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जैसे किसी स्थान पे तापमान अधिक है तो उस स्थान का वायु दाब कम होगा, किसी स्थान पे तापमान कम है तो वहां का वायु दाब अधिक होगा। ऐसा क्यों, इसको इस वे में समझें। जैसे मान लो ये समुद्र तल है, समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाओगे तो आपको पता है ये पृथ्वी है ओरा है, और पृथ्वी के ऊपर मान लो ये कोई तल है, तो पृथ्वी के पास वाले भाग से ज्यों ज्यों आप दूर जाओगे त्यों त्यों ग्रेविटी फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अर्थात सतह के पास में क्या लगेगा, बल अधिक लगेगा। तो बल अधिक होगा तो सतह के पास में एरोसॉल्स, जल वाष्प, धूल्यकण, ये भी क्या होंगे, अधिक होंगे, और ज्यों ज्यों ऊपर जाओगे तो इनमें भी क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। तो वापस समझना, अपन ने, मैंने क्या बताया है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर वायुमंडल में जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है, कमजोर होता है। तो पृथ्वी की सतह के पास में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे तत्व अधिक पाए जाते हैं।
तत्व अधिक पाए जाएंगे तो भार भी क्या होगा, अधिक होगा, अर्थात वायु दाब भी क्या होगा, अधिक होगा। तो सतह के पास में दाब क्या होगा, अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल अधिक काम करेगा, और ज्यों ज्यों सतह से ऊपर की ओर जाओगे वहां गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, तो यहाँ पे भार क्या होगा, अर्थात वायु दाब क्या होगा, कम होगा। वायु दाब क्या होगा, कम होगा। ये तो अपन ने ऊंचाई में बात की है, बात समझ में आई होगी। ऊंचाई में वर्टिकल रूप में सतह से ऊपर की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल की कमी के कारण ऊंचाई की ओर जाने पर प्रति 10 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री वायु दाब, 1 मिलीबार वायु दाब क्या होता है, कम होता है। अब बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्षैतिज रूप में। क्षैतिज रूप में वायु दाब और तापमान दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, विपरीत काम करते हैं। किसी स्थान पे ताप ज्यादा है, वायु दाब ज्यादा है, तो उस स्थान का ताप कम होगा, और किसी स्थान पे वायु दाब कम है, इसका मतलब वहां तापमान क्या है, ज्यादा है। अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा ताप की उपस्थिति के कारण जो भी वहां उपस्थित मिलीबार में जो भार है वायु का, वो ताप की अधिकता के कारण गर्म होकर हल्के होकर फैल जाते हैं। फैलेंगे तो उसका दाब क्या होगा, घट जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लो एक रूम है 10 बाई 10 का, उसमें 10 लोग हैं। एक 10 बाई 10 का रूम है, उसमें 10 लोग हैं, और उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। अब मैंने तापमान को बढ़ाया, 10 की जगह 20 डिग्री कर दिया। 20 डिग्री करने से हुआ ये कि जो रूम के अंदर 10 लोग थे उनमें से 3 लोग बाहर चले गए, तो पीछे कितने रहे, उन तीनों को ताप सहन नहीं हुआ तो वो बाहर चले गए। पीछे कितने रहे, 7 लोग। तो 7 रहे तो भार क्या हुआ, कम हुआ, तो उधर ताप बढ़ा तो रूम के अंदर लोगों की संख्या घट गई, अर्थात वायु दाब कम हो गया। और ज्यों ही मैंने टेम्परेचर वापस 20 से 10 डिग्री किया तो वो 3 भाग के गए थे बाहर, वो वापस अंदर आ गए, अर्थात ताप घटा तो भार वापस रूम का बढ़ गया, अर्थात वायु दाब बढ़ गया। तो ताप और वायु दाब दोनों एक दूसरे की क्या है, विपरीत काम करते हैं। ताप के बढ़ने से वायु में उपस्थित जो भी एरोसोल्स है, धूले कण है, जल वाष्प है, गर्म होके हल्के होके फैल जाते हैं, जिससे वायु दाब में कमी आती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो सतह से ऊपर की ओर जाने पे वायु दाब में कमी आती है, वायु दाब फैल जाता है। ठीक है, अब वायु दाब का मापन बैरोमीटर, दोनों में विपरीत संबंध है। अब दाब प्रवणता देखें, दो भिन्न स्थानों के वायु दाब का अंतर दाब प्रवणता कहलाएगा। कोई ये स्थान है, चलो इस पे ले लेता हूं, कोई मान लो ये स्थान है, क्या है, कोई ये स्थान है, यहां का वायु दाब है 990 मिलीबार। पी स्थान है, यहां का वायु दाब है 1000 मिलीबार। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है। अब अपन को देखना क्या है, ध्यान से देखना, दाब प्रवणता। दो स्थानों के वायु दाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। दोनों में अंतर कितना है, 10 मिलीबार का। 10 मिलीबार को क्या बोलेंगे, दाब प्रवणता, दाब प्रवणता। ठीक है, दो स्थानों के वायु दाब में भिन्नता को दाब प्रवणता बोला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी उतनी ही वायु दाब में गति अधिक होगी, वायु में उतनी ही वायु में गति अधिक होगी। देखो कैसे, एक स्थान है 990 मिलीबार का, दूसरा स्थान है 1000 मिलीबार का, तो यहां कम वायु दाब है और यहां अधिक वायु दाब है। तो अब क्या होगा, इस अधिक वायु दाब वाले स्थान से न्यून वायु दाब वाले स्थान की ओर पवनें गति करेगी। पवनें क्या करेगी, गति करेगी। ध्यान रखना, पवनें हमेशा से ही हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की ओर गति करती है। पवनें हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से न्यून दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। ठीक है, वापस बताता हूं, दाब प्रवणता क्या है, दो स्थानों के बीच में मिलीबार का अंतर क्या कहलाएगा, दाब प्रवणता। दूसरी बात, किसी स्थान पे उच्च दाब है, किसी स्थान पे न्यून दाब है, तब पवनें गतिशील होगी। क्यों? क्योंकि उसमें दाब प्रवणता है। दाब प्रवणता के कारण ही पवनें गतिशील होती है। ये दाब प्रवणता बल है, ध्यान रखना, दाब प्रवणता बल के कारण ही पवनें क्या करती है, गति करती है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा। पवनों के संचरण में पहला बल है इंपॉर्टेंट, दाब प्रवणता बल। इस दाब प्रवणता के कारण इन दो स्थानों के बीच में पवनें क्या करेगी, गति करेगी। गति किधर से किधर करेगी, पवन हमेशा उच्च दाब स्थान से न्यून दाब स्थान की ओर गति करेगी।
पवने उच्च दाब स्थान से न्यून दाब स्थान की ओर गति करेगी। अब जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवने उतनी स्पीड से दौड़ेगी। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवने उतनी ही स्पीड से दौड़ेगी। जैसे मान लो कोई ए स्थान है, वहां की दाब प्रवणता 1000 मिलीबार है, और बी स्थान है, वहां की दाब प्रवणता 900 मिलीबार है। समझना आराम से, 900 मिलीबार। अब कोई सी स्थान है, वहां की दाब प्रवणता 110 मिलीबार है। कोई डी स्थान है, वहां की दाब प्रवणता 790 मिलीबार है। 4 स्थान आगे, इन दोनों के बीच में दाब प्रवणता है 100 की मिलीबार की, इन दोनों के बीच में दाब प्रवणता है 110 है, तो 210 और 220 मिलीबार। अब दाब प्रवणता के कारण इसमें पवने गति करेगी। पवने गति किधर से किधर करेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। पवने गति किधर से किधर करेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, लो प्रेशर की ओर। ये तो बात आपकी समझ में आई होगी कि पवने हमेशा से ही उच्च दाब से न्यून दाब की ओर चलेगी। पवने क्यों चलेगी? उनको दाब प्रवणता पीछे से बल दे रहा है। दाब प्रवणता बल के कारण पवने गतिशील होती है उच्च स्थान से या उच्च दाब स्थान से न्यून दाब स्थानों की ओर। अब आपके सामने दो कंडीशन है, एक ये और दूसरी है। आप सोचना दोनों में से दाब प्रवणता में अधिक कहां है? तो दोनों में दाब प्रवणता दूसरी वाली कंडीशन में है, तो पवने तेज गति से कहां से चलेगी? इस कंडीशन में, क्योंकि यहां दाब प्रवणता क्या है? 220 है और यहां दाब प्रवणता 100 है। आप समझ गए होंगे बात को। जहां दाब प्रवणता अधिक होगी, जहां दाब प्रवणता बल अधिक होगा, वहां पवनों की गति अधिक होगी। ठीक है, आराम से समझ लिया होगा बात को। वापस आता हूं यहां पे, ये देखो दाब प्रवणता, दो भिन्न स्थानों के बीच वायु दाब के अंतर को क्या बोला जाएगा? दाब प्रवणता। दाब प्रवणता क्या करेंगे? दाब प्रवणता बल पवनों को गति देगा और पवने उच्च दाब से न्यून दाब वाले स्थानों की ओर गति करेगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। वायु दाब में भिन्नता के परिणाम स्वरूप पवने गतिमान होती है और उच्च दाब के क्षेत्रों से निम्न दाब के क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। मैंने अभी समझाया वायु दाब में गति क्यों आती है? दाब प्रवणता बल के कारण। और वो गति किधर से किधर होगी? दाब प्रवणता बल उच्च वायु दाब वाले स्थानों से निम्न वायु दाब वाले स्थानों की ओर पवने गति करेगी। पवन और वायु क्या है? लास्ट क्लास में बोला था, अगली क्लास में समझेंगे, तो इस क्लास में समझे। पवने गतिशील होती है। पवने क्या होती है? गतिशील होती है। और वायु क्या है? स्थिर है। वायु क्या है? स्थिर होती है। या यूं भी समझ सकते हो, गतिशील वायु को पवने कहते हैं। अब सुनो, कभी बाइक कार में अगर आप गए हो, पंचर हो गई हो या हवा भरवाने टायर में, तो आपने उसको जाके यूं बोला होगा कि टायर में हवा भर। यूं बोला क्या कभी टायर में पवन भर? है ना, टायर में पवन भर ऐसा नहीं बोला होगा। क्यों? क्योंकि पवने है वो गतिशील है। दूसरा, रूम के अंदर पंखे है, कूलर है ना, जो भी है, एसी है, वो क्या देती है? हवा देती है, न कि पवने, क्योंकि वो चार दीवारी के अंदर ही अंदर स्थिर है। हालांकि वो अंदर ही अंदर घूम रही है, पर उस स्थान पे वो स्थिर है। स्थिर को हवा कहेंगे और गतिशील को पवने कहेंगे। ओके, बात समझ में आई होगी। बात आपकी समझ में ये आ गई होगी। अब देखिए अगली बात, भिन्नता के कारण उच्च दाब के क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। दूसरी, दाब प्रवणता बल। ये देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो स्थानों के बीच वायु दाब प्रवणता द्वारा उत्पन्न बल है जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल क्या है? मैंने अभी पहले समझा दिया। दाब प्रवणता क्या है? दो स्थानों के बीच वायु दाब के जो भिन्नता है, वायु दाब में मिलीबार में जो भिन्नता है, उसे दाब प्रवणता कहते हैं। यही दाब प्रवणता बल है। वो दाब प्रवणता बल क्या करता है? दो स्थानों के बीच वायु दाब प्रवणता द्वारा उत्पन्न बल है जो वायु को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गतिशील करता है, अर्थात कार्य करता है। ठीक है, इस दाब प्रवणता बल के कारण ही पवने उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करती है, क्योंकि ये बल भी वैसे ही काम करता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। दूसरा, वायु दाब का क्षैतिज वितरण। वायु दाब का क्षैतिज वितरण, यहां एक बात ध्यान रखना, वायु दाब ऊंचाई की ओर जाने पे कम होता है, घटता है। कितना घटता है? मैंने लिखा
10 मीटर ऊपर जाने पे 1 मिलीबार वायुदाब घटता है। और ये सर्वप्रथम पास्कल महोदय ने बताया था 1643 ईस्वी में, है ना। ये क्षैतिज नहीं है, ये लंबवत वितरण है, वायुदाब का लंबवत वितरण, वर्टिकल लंबवत वितरण, ठीक है। लंबवत वितरण है तो आप ध्यान देना 10 मीटर ऊंचाई की ओर जाओगे तो 1 मिलीबार दाब है वो घट जाएगा। ऊंचाई की ओर जाने पर वायुदाब में कमी आती है। इसीलिए अगर आप कभी पहाड़ों पे चढ़े हो ऊंचे स्थानों पे तो आप हाँफ जाते हो, सांस को खींच खींच के लेना पड़ता है। इसका क्या कारण है? वायुदाब की कमी, ऊंचाई की ओर जाने पे वायुदाब की कमी, जिसके कारण सांस को खींच खींच के लेना पड़ता है, आप हाँफ जाते हो। इसीलिए सांस के जितने भी रोगी होते हैं उनको डॉक्टर सलाह देता है कि आप मॉर्निंग या इवनिंग में ऊंचे भागों पे जाके वॉक करके आए, जिससे उनकी अच्छा अभ्यास हो जाएगा और सांस संबंधी बीमारियां ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो वायुदाब की कमी ऊंचाई की ओर होती, ऊंचाई की ओर जाने पर वायुदाब में कमी आती है। कितनी आती है? 10 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 मिलीबार में कमी आ जाएगी। 10 मीटर ऊपर जाने पे 1 मिलीबार की कमी आएगी, ठीक है। तो ये भी बात मैंने आपको यहां पे बता दी है। नेक्स्ट, स्तर, वायुदाब और तापमान। देखिए समुद्र तल, इसे आप मीन सी लेवल कहते हैं, मीन सी लेवल, है ना, एमएस, डेंटम लाइन भी बोल सकते हो इसे आप, डेंटम लाइन। औसत समुद्र तल, औसत समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार और तापमान होता है वहां 15.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे दाब घट के रह जाता है 858.76 मिलीबार और तापमान घट के रह जाता है 8.60 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि अपन ने पढ़ा लास्ट क्लास में सतह से ऊंचाई की ओर जाने पर ताप भी घटता है, और आज अपन ने पढ़ा सतह से ऊंचाई की ओर जाने पे दाब भी घटता है। अब लंबवत रूप में तो दोनों घट रहे हैं, ताप और दाब, जबकि क्षैतिज रूप में आप देखोगे ताप और दाब दोनों एक दूसरे के विपरीत है। आगे अपन देखने वाले हैं, ठीक है। फिर 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाओगे तो 540.48 मिलीबार हो जाएगा और ताप घट के 17.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, है ना। ये वायुदाब है मिलीबार में, ये ताप है सेल्सियस में। फिर 10 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो वायुदाब में घट के 265 मिलीबार रह जाएगा और ताप -49.60 डिग्री रह जाएगा, ठीक है। तो यहां पे एक नोट डाल रहा हूं, धरातल से 5.5 किलोमीटर, धरातल से 5.5 किलोमीटर ऊंचाई पर, 5 किलोमीटर ऊंचाई पर आधा वायुदाब रहता है, आधा वायुदाब पाया जाता है। ध्यान रखना, बात को नोट लगा के लिखा है तो इंपोर्टेंट ही है ना। 5.5 किलोमीटर ऊपर जाने पे आधा वायुदाब रहेगा समुद्र तल का, ठीक है। अब समुद्र तल पे कितना है? 1013.25 मिलीबार, ओके। तो ये वायुदाब का था लंबवत वितरण, ठीक है। आराम से समझ में आया होगा। दूर हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, पॉज करके लिखना चाहे तो लिख लो, ओके। नेक्स्ट बात, अधिक ऊंचाई पर गैसें तेजी से विरल एवं हल्की हो जाती है, जिससे वायुदाब कम हो जाता है। इसी कारण ऊंचाई पर पर्वतों पर सांस लेने में कठिनाई होती है। अभी अपन ने बात की वायुदाब ऊंचाई की ओर जाने पे घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि अधिक ऊंचाई पर गैसें तेजी से विरल हो जाती है। एक होता है सघन, पास में बहुत ज्यादा घना, एक विरल का अर्थ बिखरा हुआ। तो ज्यों-ज्यों पवनें ऊपर उठती है वो विरल होती जाती है, और विरल होती पवनें हल्की हो जाती है। विरल होती पवनें हल्की हो जाएगी, और हल्की होगी तो उसका वायुदाब घट जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई होगी अच्छे से। अधिक ऊंचाई पर गैसें तेजी से विरल एवं हल्की हो जाती है, जिससे वायुदाब में कमी आती है। इसी कारण ऊंचाई पर पर्वतों पर सांस लेने में कठिनाई आती है। मैंने अभी बताया ऊंचाई को जाने पे आप सांसें आपकी फूल जाती है, तब आप खींच के सांसें लेते हो, ठीक है। फिर वायुदाब का क्षैतिज वितरण, अब आएगा आपके वायुदाब का क्षैतिज वितरण, ठीक है। तो ये पेटियां हैं वायुदाब की क्षैतिज वितरण में, 7 पेटियां हैं क्षैतिज वितरण के, 7
क्षेत्र है क्षितिज वितरण के। तो इन क्षेत्रों के यहाँ केवल नाम देके अपन आगे समझेंगे इसको। विस्तृत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। विस्तृत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी एक ही पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी दो है, एक उत्तरी गोलार्ध की एक दक्षिणी गोलार्ध की। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी भी दो है, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिण गोलार्ध। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी भी दो है, एक उत्तरी गोलार्ध की और एक दक्षिण गोलार्ध की। अब ये कैसे कैसे बनती है? एक विस्तृत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी का निर्माण होता है ताप से, इसलिए इसे तापजन्य पेटी कहा जाता है। और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी का निर्माण भी होता है ताप से, तो ये भी तापजन्य पेटी है। अर्थात देखें तापजन्य पेटी कितनी है? एक, और तापजन्य पेटी है ये दो, अर्थात तीन पेटियां तो है तापजन्य और दो ये और दो ये, चार पेटियां क्या है? गतिजन्य। ठीक है, तो यहां पे एक नोट लगा के लिख रहा हूं मैं। टोटल तो हुई 7 पेटियां, टोटल कितनी हुई? 7। इनमें से 3 पेटी का निर्माण ताप से हुआ और 4 पेटी का निर्माण गति से हुआ। ठीक है, इसलिए इन्हें तापजन्य और गतिजन्य बोला। अब ये कैसे बनी, कौन कौन सी है, इसको अपन विस्तृत रूप में अच्छे से मजे से देखते हैं यहां पे। ठीक है, यहां पे अब इन पेटियों को देखने से पहले यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको देखना आप। पहला है कोरियलिस बल। कोरियलिस बल क्या है? पृथ्वी के घूमने से उत्पन्न होने वाला बल है। ये बल क्या करता है? जो भी गतिशील है उसको उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से विक्षेपित करता है। विक्षेपण का अर्थ है भटकाना। तो ये बल क्या करता है? उत्तरी गोलार्ध में जो भी गतिशील है, जैसे पवने हैं, नदियां हैं, जल है, कोई वस्तु फेंकी हुई है, उन सभी को क्या करता है? अपनी मूल दिशा से दाईं ओर भटकाता है। किधर? उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में यही बल, विक्षेपण बल क्या करता है? गतिशील वस्तु को अपनी मूल दिशा से बाईं ओर भटकाता है, अर्थात विक्षेपित करता है। ठीक है, पहली बात लिखा हुआ है पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपण होना और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण करता है ये बल। ठीक है, और ये बल 0 डिग्री पर नगण्य होता है। 0 डिग्री पर नगण्य होता है, नगण्य। और ध्रुवों पे 90 डिग्री पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ध्रुवों पे सर्वाधिक और 0 डिग्री पे नगण्य। कौन सा बल? कोरियलिस बल। कोरियलिस बल क्या करता है? गतिशील वस्तुओं को विक्षेपित करता है। और किधर करता है? उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना। जिधर भी उसकी दिशा है, जैसे मान लो पवन जिस दिशा में जा रही है वही पवन जिस दिशा से आ रही होती है वो उसकी दिशा होती है, और जल जिस दिशा में जा रहा होता है वो उसकी दिशा होती है। तो जिधर भी ये जा रहे होते हैं उस दिशा में, या यूं समझो आप, जिधर से पवन आ रही है उस आने वाली पवन के सामने मुंह ले जाके खड़े रह जाओ, मुंह बंद रखना, अन्यथा पवन कुछ अपशिष्ट आपके मुंह में डाल देगी, इसलिए मुंह को बंद रखना। और जिधर से पवन आ रही है उस ओर आप जाके मुंह सामने करके खड़े रह जाना। और उत्तरी गोलार्ध में हो तो उस पवन का विक्षेपण होगा दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में तो बाईं ओर। ठीक है, इसका आप विशेष ध्यान रखना। अभी अपन विक्षेपण करेंगे। दूसरा है बाइस बैलेट का नियम। ये क्या है? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जिस दिशा में हवा प्रवाहित हो रही है उस दिशा में मुंह करके व्यक्ति खड़ा है तो उत्तरी गोलार्ध में व्यक्ति के दाईं ओर उच्च दाब तथा बाईं ओर न्यून दाब होगा। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइस बैलेट का नियम। कोरियलिस बल तो क्या है? विक्षेपित बल है। ये गतिशील वस्तुओं को विक्षेपण करता है, रास्ते से भटकाता है, और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर। ये तो है कोरियलिस बल। दूसरा बल आया बाइस बैलेट का नियम या बाइस बैलेट बल। ये क्या करता है? देखो, ये क्या होता है? ये भी सेम है। जिस दिशा में पवन आ रही है उसके सामने मुंह करके खड़े रह जाओ तो आपके दाईं ओर उच्च दाब उत्तरी गोलार्ध में और बाईं ओर न्यून दाब। पहली बात। दूसरी बात, दक्षिणी गोलार्ध में आपके बाईं ओर उच्च दाब और दाईं ओर न्यून दाब। देखो, वापस देखो, ये कोरियलिस बल को ही देख लो आप। कोरियलिस बल उत्तरी गोलार्ध में सभी को विक्षेपित करता है दाईं ओर, तो जिधर झुकेगा उधर भार ज्यादा होगा ना, भार ज्यादा होगा तो उधर दाब ज्यादा हो जाएगा। यही लिखा हुआ बाइस बैलेट नियम में भी। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर उच्च दाब और बाईं ओर न्यून दाब। दाईं ओर उच्च दाब क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का कोरियलिस बल के कारण दाईं ओर झुका होता है, इसलिए दाईं ओर उच्च दाब। ठीक वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में 22 बैलेट नियम के अनुसार पवनों के दिशा में सामने मुंह करके खड़े रह जाओ तो आपके बाईं ओर उच्च दाब। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में पवनों का विक्षेपण भी बाईं ओर है, लेफ्ट साइड में।
तो बाईं ओर जिधर पवनों का विक्षेपण उधर दाब ज्यादा, और जिधर विक्षेपण नहीं वहां दाब कम। सीधी बात है, ठीक है। तो दिशा में मुंह करके व्यक्ति खड़ा है तो उसकी उत्तरी गोलार्ध में व्यक्ति के दाईं ओर उच्च दाब तथा बाईं ओर न्यून दाब होता है। ठीक इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में है तो उसके बाईं ओर उच्च दाब और दाईं ओर न्यून दाब। तो दो ये फोर्स याद रखना है, कोरियोलिस बल और बाइस बेलेट का नियम। कोरियोलिस बल तो विक्षेपण करता है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर। बाइस बेलेट नियम दाब को दर्शाता है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर उच्च दाब, बाईं ओर न्यून दाब, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर उच्च दाब, दाईं ओर न्यून दाब। ठीक है। फिर पवनों की दिशा तथा वेग को प्रभावित करने वाले बल। अब देखो पृथ्वी पर जितना भी गतिशील पवनें हैं वो पवनें मुख्यतः तीन बल से गति करती है। इनको भी मैंने यहां समझा दिया, साथ में आपके लपेटे में ले लिया है ना, सल्टा दिया यहीं पे इनको। ये बल आगे थे पर मैंने यहीं पे सल्टा दिया सबको ही, है ना। सल्टाने में बड़ा माहिर हूं, आपको पता है, जो मेरे से ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं उनको। ठीक है। तो पवनों की दिशा तथा वेग को प्रभावित करने वाले बल तीन बल है। एक दाब प्रवणता बल जो पहले पढ़ के आए। दाब प्रवणता बल दो स्थानों में मिलीबार या वायु दाब में भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। इस दाब प्रवणता बल के कारण ही पवनें क्या करती है, उच्च दाब से न्यून दाब की ओर गति करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरा बल घर्षण बल। घर्षण बल सतह पर या धरातल पर अधिक होगा और समुद्री सतह पर न्यून होगा। जहां पे घर्षण बल न्यून होगा वहां पवनें तेज गति से दौड़ेगी, और जहां घर्षण बल अधिक होगा वहां पवनें न्यून गति से चलेगी। जैसे समुद्र सतह है वहां घर्षण बल है नहीं, घर्षण बल की कमी होती है, न्यूनता होती है, इसलिए वहां पवनें तेज गति से चलती है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों में पवनें बहुत अधिक तेज गति से चलती है, वो आपकी सीटी बजाते हुए चलती है, इसलिए स्पेशली उनके नाम है। गरजती 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे बैंकर 50 और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे चीकती 60, ये उनके नाम है। क्यों? क्योंकि जलीय सतह पर घर्षण के अभाव में पवनें तेज गति से चलती है, जबकि स्थल पर पवनों के बीच में कोई न कोई बाधा आ जाती है, घर्षण बल अधिक होता है, इसलिए वो अधिक स्पीड से चल नहीं पाती है। तो क्या होता है, जैसे पवन ज्यों ही सागर को छोड़ के स्थल पे आई तो बीच में जग्गे की ढाणी आ गई, मग्गे की ढाणी आ गई, है ना, रूपे की ढाणी आ गई। तो ये सारे पवन के रूप में बाधा करते हैं, तो पवन धीमी गति से चलती है। ठीक है। तो दूसरा बल हो गया घर्षण बल। तीसरा बल कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या करता है, पवन की दिशा को प्रभावित करता है। कोरियोलिस बल, ध्यान देना, कोरियोलिस बल पवन की गति से संबंधित नहीं है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। कोरियोलिस बल का संबंध केवल पवन की दिशा से है। पवन की गति से किसका संबंध है, दाब प्रवणता बल से। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस बताता हूं, ध्यान देना। पवनों की दिशा तथा वेग को प्रभावित करने वाले बल, पहला बल दाब प्रवणता, जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवन की वेग उतनी अधिक होगी। घर्षण बल, जितना घर्षण बल कम पवन उतनी ही तेज गति से दौड़ेगी। कोरियोलिस बल का पवन के वेग से कोई संबंध नहीं होता है। तो किससे होता है, पवन की दिशा, पवन को दिशा से भटकाता है, विक्षेपित करता है, विक्षेपण बल है। कौन सा बल, कोरियोलिस बल। ओके, तो ये यहाँ पे इंपोर्टेंट है, देखो कोरियोलिस बल, बाइस बेलेट का नियम, दाब प्रवणता बल, घर्षण बल, कोरियोलिस बल। घर्षण बल आपको समझना है केवल, बाकी दाब प्रवणता बल पहले समझ लिया, कोरियोलिस बल यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब देखो ये बात हो गई, वापस बताता हूं। अब वायुदाब का क्षैतिज वितरण पढ़ते हैं। अब तक देखो क्या पढ़ा है, एक बार वापस बताता हूं। वायुदाब की परिभाषा, फिर देखा वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है, फिर देखा औसत समुद्र का वायुदाब 1013.25 मिलीबार, फिर अपन ने देखा वायुदाब बैरोमीटर में मापा जाता है, फिर अपन ने देखा वायुदाब और तापमान क्षैतिज रूप में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, फिर अपन ने देखा दो भिन्न स्थानों में वायुदाब का जो अंतर है उसे दाब प्रवणता कहते हैं या दाब प्रवणता बल, और यही दाब प्रवणता बल पवन को गतिशील बनाता है, और यही दाब प्रवणता बल उच्च दाब स्थान से न्यून दाब स्थान की ओर गति करता है। ठीक है। फिर अपन ने देखा, ये समझा था, ये जहां दाब प्रवणता अधिक होगी वहां पवन की स्पीड अधिक होगी। फिर अपन ने देखा वायुदाब के भिन्नता के परिणाम स्वरूप पवनें गतिशील होती है, पवनें उच्च दाब से न्यून दाब की ओर गति करती है।
फिर अपन ने देखा दाब परिवर्तनता बल, दो स्थानों के बीच वायुदाब परिवर्तनता द्वारा उत्पन्न बल जो उस दाब से निम्न दाब की ओर गति करता है। फिर अपन ने देखा वायुदाब का लंबवत वितरण, ऊंचाई की ओर जाने पे 10 मीटर ऊपर जाओगे 1 मिलीबार वायु में कमी आएगी। तो ये अलग अलग लेयर वाइज अपन ने देखा। यहाँ पे एक नोट लगाया, धरातल से 5.5 किलोमीटर ऊपर जाने पे आधा वायुदाब ही पाया जाता है। ठीक है। फिर अपन ने देखा वायुदाब का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण में अपन ने देखा पृथ्वी पर कुल 7 वायुदाब की पेटियां पाई जाती है। पृथ्वी पर कुल 7 वायुदाब की पेटियां पाई जाती है। पहली विषुवत के निम्न वायुदाब की पेटी, दूसरी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव 2 पेटियां हो गई। तीसरी उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों अलग अलग है 2 पेटियां। फिर ध्रुवीय पेटियां, ये भी 2, उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, दक्षिण ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। टोटल 7 पेटियां हैं। 7 में से 3 पेटियां ऐसी है जिनका निर्माण ताप से होता है। एक तो विषुवत रेखीय न्यून दाब की पेटी, एक ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। इन 3 पेटियों का निर्माण ताप से होता है, इसलिए इसे बोल दिया तापजन्य पेटी। और 4 पेटियां उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, उप ध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी। 2 उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध की, ये 2 ये 4 पेटियों का निर्माण किससे होता है? गति से, इसलिए इन्हें बोल दिया गतिजन्य पेटी। आराम से इनको नोट करना। अब अपन 7 पेटियों को एक एक को यहां पे समझते हैं। ठीक है, अब इनको एक एक को अपन समझते हैं, आपको आराम से ये दिख जाएगा। ठीक है, ये लो, अब आप इसको अच्छे से समझना। सबसे पहले देखो ये 0 डिग्री, सबसे पहले 0 डिग्री, कलर और चेंज कर लेता हूं। 0 डिग्री और 0 डिग्री के ऊपर ये 5 और ये 5, इसके बीच में ये वाला जो भाग है, इस भाग में वर्ष भर टेम्परेचर रहता है लो। टेम्परेचर क्या रहता है? लो। ये आपको दिखेगा नहीं कलर, टेम्परेचर रहता है यहाँ पे लो, ये भी नहीं दिख रहा है। चलो ये ले लेता हूं, ब्लैक ले लेता हूं। यहाँ टेम्परेचर क्या रहता है? लो। अपन ने पढ़ा क्षैतिज रूप में ताप और दाब एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो यहाँ पे उल्टा लिख दिया, यहाँ पे टेम्परेचर वर्ष भर हाई रहता है। टेम्परेचर वर्ष भर यहाँ पे क्या रहता है? हाई। जब ताप अधिक रहता है तो दाब क्या रहेगा? प्रेशर लो रहेगा। तो पेटी क्या बन गई? निम्न वायुदाब की पेटी। ठीक है, पहली पेटी। इस पेटी का निर्माण ताप के कारण हुआ, इसलिए इस पेटी को तापजन्य पेटी का नाम रख दिया। विषुवत रेखा पे है, इसलिए विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी। निम्न वायुदाब क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे साल भर उच्च ताप पाया जाता है। ठीक है, उच्च ताप की उपस्थिति के कारण न्यून वायुदाब की पेटी का निर्माण हुआ। इसका नाम रख दिया भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय नहीं है भाई, ये गड़बड़ है यहाँ पे। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी नंबर 1। ठीक है, पहली पेटी आपके समझ में आई होगी। 0 डिग्री के 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण के बीच वाले भाग में सूर्य हमेशा से ही सीधा चमकता है, तो ताप की अधिकता है। ताप की अधिकता है तो वायुदाब की न्यूनता है। तो पेटी बन गई विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। ओके, नंबर 1। फिर ये देखो ध्रुवों पे, ध्रुवों पे क्या रहता है? साल भर टेम्परेचर लो रहता है, 6 महीने तो तापमान बिल्कुल अनुपस्थिति रहता है। तो तापमान की कमी के कारण वायुदाब क्या रहेगा? प्रेशर क्या रहेगा? हाई। तापमान की कमी के कारण ध्रुवों पे वायुदाब क्या रहेगा? उच्च। तो पेटी क्या बन गई? उच्च वायुदाब की, क्योंकि ताप और दाब दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। तो ये पेटी हो गई उच्च वायुदाब की, ध्रुवों पे है इसलिए ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। 2 नंबर ये, और 3 नंबर हो गई दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। यहां पर भी सेम कंडीशन, ध्रुवीय वायुदाब की पेटी। साल भर तापमान की नगण्यता के कारण यहाँ पे दाब उच्च पाया जाता है, तो पेटी बन गई उच्च वायुदाब की। दक्षिण ध्रुव पे है तो दक्षिण ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ठीक है, इसका निर्माण भी ताप की कमी के कारण हुआ। तो देखो 1 2 3, एक विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, उत्तरी ध्रुवीय पेटी और दक्षिण ध्रुवीय पेटी। इन 3 पेटियों का निर्माण तापमान से हुआ है ना। वापस बताता हूं, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी का निर्माण उच्च तापमान के कारण हुआ। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण निम्न ताप के कारण हुआ। एक ध्रुवीय उत्तरी गोलार्ध, एक ध्रुवीय दक्षिणी। तो ये 3 पेटियों का निर्माण हो गया आपके तापमान के कारण, इसे तापजन्य पेटी कहा गया। ठीक है,
अब बात करते हैं इनकी। देखो यहां है ये उच्च वायुदाब की पेटी। होता क्या है, यहां तापमान की अधिकता के कारण ताप अधिक है तो वायुदाब कम है, तो यहां वायुदाब कम है और यहां वायुदाब अधिक है, तो पवनें चलेगी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। पवनें चलेगी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। यहां प्रेशर क्या है, हाई है, प्रेशर क्या है हाई, और यहां प्रेशर क्या है लो, तो पवनें चलेगी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। पवनें चलेगी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अब दोनों साइड से यहां पवनें आएगी 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे पवनें आएगी तो हल्की होकर ताप की अधिकता कारण ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी और वापस ध्रुवों की ओर लौटेगी, ध्रुवों की ओर लौटेगी और वापस 30 और 35 डिग्री के आसपास, 30 और 35 डिग्री के आसपास ये पवनें नीचे उतरेगी। तो जहां पवनें नीचे उतरेगी वहां वायुदाब बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल उन पवनों को आकर्षित करेगा अपनी ओर, तो उन पवनों के साथ में जो भी पार्टिकुलेंट है वो भी संघनित होंगे, सघन होंगे, तो उनका दाब है वो भार है वो बढ़ जाएगा। तो नीचे उतरती अवतलित पवनों का दाब अधिक होगा। यहां से पवन चली ऊपर उठी और इधर आके नीचे उतरी, यहां से पवन चली इधर आके नीचे उतरी, तो यहां प्रेशर क्या हो गया हाई, जहां पवनें नीचे उतरी वहां दाब बढ़ गया। दाब के बढ़ने से इस पेटी का निर्माण हुआ, तो इस पेटी को बोल दिया उच्च वायुदाब की पेटी। क्यों, क्योंकि यहां दोनों साइड की पवनें 0 डिग्री पे आके आपस में टकरा के अधिक ताप के कारण हल्की होकर ऊपर उठती है, फिर 30 और 35 के सारे नीचे उतरती है, तो जहां पवनें अवतलित होती है वहां वायुदाब बढ़ता है। तो पवनों के गति के कारण इस पेटी का निर्माण हुआ। कौन सी पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, उत्तरी गोलार्ध की, और यही उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी दक्षिणी गोलार्ध की। तो वापस सुने, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी उत्तरी गोलार्ध की हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध, दोनों दाब वायुदाब पेटियों का निर्माण पवन की गति के कारण हुआ, इसलिए इन्हें गतिजन्य पेटी कहा, इसलिए इन्हें गतिजन्य पेटी कहा। ठीक है, फिर बात आती है, देखो ये एक वाला और पेटी है, 60 और 65 के बीच में दोनों साइड, 60 और 65 के बीच में दोनों साइड। यहां पे क्या होता है, यहां पे जो पवन है, जो ध्रुवों पे उच्च दाब है, ध्रुवों से पवनें इधर चलती है न्यून दाब की ओर, और यहां जो पवनें उतर रही है ये उच्च दाब से इधर चलती है पवनें निम्न दाब की ओर, है ना, इधर पवनें चलती है न्यून दाब की ओर। कुल मिला के यहां लो प्रेशर है, प्रेशर कैसा है, लो। यहां पर भी क्या है, लो प्रेशर, प्रेशर लो। ऐसा क्यों है, देखो आप साधारण वे में समझें, 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है लगातार, तो इस क्षेत्र के आसपास तो ताप कम है ना, तो ताप कम है तो वायुदाब तो अधिक होना चाहिए। अरे भाई ताप और दाब एक दूसरे के विपरीत है, जैसा ध्रुवों पे देखा ताप की कमी के कारण उच्च दाब पाया जाता है, पेटी होगी उच्च दाब वायुदाब की पेटी, पर ये ध्रुवों के पास में 60-65 के आसपास यहां पर भी ताप की कमी है, तो पेटी तो उच्च दाब की होनी चाहिए, पर ये है कैसी, निम्न वायुदाब की। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि क्योंकि यहाँ पे जो पवनें अवतलित हो रही है वो पवनें अवतलित न होके जो संघनित पवनें है यहाँ की, वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण बिखर जाती है और हल्की होके ऊपर उठ जाती है। हालांकि ताप की कमी के कारण या दाब अधिक होना चाहिए, वापस बोल रहा हूं बात को समझना, ताप की कमी के कारण इन दोनों बेल्ट में दाब अधिक होना चाहिए, पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहां पर जो भी संगठित पवनें होती है वो हल्की होके बिखर जाती है, बिखरते ही हल्की होके ऊपर उठती है, और जब पवनें ऊपर उठेगी तो वायुदाब क्या होगा, घटेगा। इसी कारण यहाँ पे निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। एक हो गई उपध्रुवीय ये इधर, और एक हो गई उपध्रुवीय इधर, तो ये इसका नंबर कर देते हैं 6 और इसका नंबर कर देते हैं 7। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी इधर उत्तरी गोलार्ध की, और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी दक्षिणी गोलार्ध की। तो देखें टोटल पेटियां कितनी हो गई, 1, ये 2, 3, चलो ऊपर नहीं लिखूं मैं आपके, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, 7 पेटियां टोटल हो गई। 3 पेटियों का निर्माण ताप से हुआ है। कौन कौन सी, विषुवत निम्न वायुदाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, दोनों ध्रुवों की ये 3 पेटियों का निर्माण हुआ किससे, ताप से, इसलिए इन्हें बोल दिया तापजन्य। शेष रही 4 पेटियां, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी उत्तरी गोलार्ध, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी दक्षिणी गोलार्ध, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी
उत्तरी गोलार्ध और उप ध्रुवीय न्यून वायु दाब की पेटी दक्षिणी गोलार्ध, इन 4 पेटियों का निर्माण हुआ है गति से, इसलिए इन्हें बोला जाएगा गतिजन्य पेटी। ठीक है, तो यहां पे मैं कुछ निशान डाल देता हूं। ये उप ध्रुवीय 1, उपोष्ण उच्च दाब 2, उपोष्ण उच्च दाब 3, उप ध्रुवीय न्यून दाब 4, इन 4 पेटियों का निर्माण हुआ है गति से, तो ये हो गई गतिजन्य पेटी। गतिजन्य पेटी आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर दाब पेटियां समझ में आई तो आगे अपन पवन संचरण पढ़ेंगे, वो पूरा का पूरा पवनें हमेशा से ही वायु दाब से ही उत्पन्न होती है। अभी पढ़ा ना दाब प्रवणता बल, तो पवनें दाब प्रवणता बल से ही उच्च दाब से न्यून दाब की ओर चलती है। तो ये समझ में आ गया तो चलो सब समझ में आ गए, है ना। अब एक ये और 2 ध्रुवों वाली, ये 3 पेटियों का निर्माण हो गया आपसे ताप से, तो इन्हें बोल दिया तापजन्य पेटी। तापजन्य पेटी, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या? कोई प्रश्न कैसा भी हो कमेंट बॉक्स में आराम से अच्छे से डाल सकते हो। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, आराम से समझा रहा हूं, ठीक है। ये हो गई 7 वायु दाब की पेटियां। अब मैं आपको यहीं पे कुछ चीजें और बताऊंगा, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब मैं आपकी ये रब कर रहा हूं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। देखो, आपको पता चल गया कि ग्लोब पर 7 वायु दाब की पेटियां पाई जाती है, ठीक है। अब देखना, ग्लोब पर कितनी वायु दाब की पेटियां पाई जाती है? 7। आपने देखा विशुद्ध रेखीय न्यून वायु दाब की पेटी, तो यहां मैं लिख रहा हूं लो प्रेशर। यहां प्रेशर कैसा है? लो। ये तो दिख ही नहीं रहा है आपको, प्रेशर ये आपको दिख ही नहीं रहा है। ये प्रेशर कैसा है? यहां पे लो प्रेशर। यहां पे प्रेशर कैसा है? हाई प्रेशर। यहां पे प्रेशर कैसा है? लो प्रेशर। यहां पे प्रेशर कैसा है? हाई प्रेशर। यहां पे प्रेशर कैसा है? हाई प्रेशर। यहां पे प्रेशर कैसा है? लो प्रेशर। यहां पे प्रेशर कैसा है? हाई प्रेशर। पहली बात ये आपने देखा, ठीक है। दूसरी बात, पवनें हमेशा से ही उच्च दाब से न्यून दाब की ओर चलती है, तो यहां उच्च दाब, यहां न्यून दाब, यहां भी उच्च दाब, तो पवनें उच्च दाब से न्यून दाब की ओर चलेगी, तो इधर से इधर ले आते हैं, इधर से इधर ले आते हैं, इधर से इधर ले आते हैं, ठीक है। ये जो पवनें चल रही है दोनों साइड से, ये पवनें कौन सी पवनें हैं? व्यापारिक पवनें। या लिखा हुआ देखो, व्यापारिक पवनें। हालांकि इनकी दिशा तो ये है, इसकी दिशा भी ये है, पर कोरियलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर ये पवनें मुड़ गई और 0 डिग्री की ओर गई। 0 डिग्री की ओर जाके आपस में भिड़ती है और पवनें ऊपर उठती है। ऊपर उठते यहाँ 30 और 35 के सारे पवनें नीचे उतरती है। इधर से भी पवनें ऊपर उठी, 30 और 35 के सारे पवनें नीचे उतरती है। तो जहां पे पवनें ऊपर उठ के नीचे उतरती है वहां पे उच्च दाब, कहां से कहां? 30 से 35, ठीक है। इन 30 से 35 वाले अक्षांशों को अश्व अक्षांश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश क्यों बोला जाता है? प्राचीन समय में अपने इस अक्षांशों के सारे, प्राचीन समय में इनको व्यापारिक पवनें क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन पवनों के सारे व्यापार होता था। और यहाँ पे क्या होता था, व्यापारी लोग ज्यों ही यमन से घोड़े लेके आते थे दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो यहाँ ज्यों 30 और 35 के सारे आते थे इस अक्षांशों पे, तो ऊपर से पवनें नीचे उतरती तो दाब लगता था। तो जहाजों में घोड़े भरे होते थे, दाब लगने से जहाज अपना बैलेंस खो देता, असंतुलित हो जाते। तो जहाज का संतुलन करने के लिए ये क्या करते, कुछ घोड़े समुद्र में फेंक देते, तो जहाज का संतुलन हो जाता वापस। तो कुछ घोड़े समुद्र में फेंकते हैं आकर 30 और 35 के सारे, इधर भी 30 और 35 के सारे, इसलिए इन अक्षांश को अश्व अक्षांश बोल दिया। कौन से अक्षांश को? 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों अक्षांशों को अश्व अक्षांश बोला जाता है, ठीक है। अश्व अक्षांश पे क्या होता है? प्रेशर हाई होता है, दाब उच्च होता है, ठीक है। इसके विपरीत यहाँ उपध्रुवीय क्षेत्रों में दाब क्या होता है? कम होता है। तो पवनें चलेगी उच्च दाब से न्यून दाब की ओर, उच्च दाब से न्यून दाब की ओर, उच्च दाब से न्यून दाब की ओर। यहाँ पर भी लो प्रेशर, यहाँ पर भी उच्च प्रेशर, उच्च दाब से न्यून दाब की ओर, उच्च दाब से न्यून दाब की ओर, ये भी उच्च दाब से न्यून दाब की ओर। देखो इनमें भी वही रामायण, दिशा तो इसकी ये थी, पर उत्तरी गोलार्ध में पवन की कोरियलिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ गई, और दक्षिणी गोलार्ध में दिशा ये थी, पर दक्षिणी गोलार्ध में कोरियलिस बल के कारण बाईं ओर मुड़ गई,
है ना, इधर जानी चाहिए थी पर कोरियोलिस बल ने इसको इधर मोड़ दिया, इधर जानी थी पर कोरियोलिस बल ने इधर मोड़ दिया, तो यहां ये पौने पहुंचती है लो प्रेशर वाले भाग में। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पर भी उच्च दाब ध्रुवों पर, यहां पर भी उच्च दाब और यहां न्यून दाब, तो ध्रुवीय पौने भी उच्च दाब से न्यून दाब की ओर चलेगी, उच्च दाब से न्यून दाब की ओर, 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 उच्च दाब से न्यून दाब की ओर। यहां पर भी कोरियोलिस बल काम करेगा। पवन की दिशा तो है ये, पर कोरियोलिस बल ने इसको दाईं ओर मोड़ दिया उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में दिशा तो पवन की है ये, पर बाईं ओर मोड़ दिया। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे उप ध्रुवीय न्यून वायुदाब पे दोनों साइड की पवनें आई, आपस में टकराई और ऊपर गई, ऊपर उठी, ऊपर उठ के ये पवन तो यहां ड्रॉप हुई और ये पवनें वापस यहां ड्रॉप हुई ध्रुवों पे, है ना, ये पवनें वापस आई, दोनों यहां टकराई, तो ये पवनें यहां ड्रॉप हुई और ये पवनें यहां ड्रॉप हुई। अब देखो ये हो गई व्यापारिक पवनें, है ना, उपोष्ण उच्च वायुदाब दोनों के बीच में चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें, या यूं कह सकते हो उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य सागरीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें। हालांकि पवनों हम वापस इसको देखेंगे। फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पछुआ पवनें। व्यापारिक पवनों का तो नामकरण व्यापार होता था। इन पवनों के सारे पहले आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, वो जहाज के आगे त्रिपाल लगा होता और स्टीमर चलते थे जहाज त्रिपाल वाले, तो वो त्रिपाल है वो पवनों के साथ साथ में गति करते थे, इसलिए इनका नामकरण व्यापारिक पवने हो गया। यहां पछुआ पवने नामकरण कर दिया इन पवनों का। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, ये पवने चलती तो यूं है, पर कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा है तो उसको लगेगा कि ये पवने पश्चिम से आ रही है, इतनी मुड़ जाती है ना, यहां आते आते 65-60 के आसपास इतनी मुड़ जाती है। यहां कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको लगेगा कि ये तो पश्चिम से आ रही है, इसलिए इन पवनों का नामकरण क्या कर दिया, पछुआ पवन। यहां पर भी पछुआ पवन। याद रखना, ये सारे अगले वापस इसी टॉपिक से जोड़ के अपन अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। पहली व्यापारिक पवने, दूसरी पछुआ पवने, तीसरी ध्रुवों से आने वाली ध्रुवीय पवने, ध्रुवों से आने वाली ध्रुवीय पवने। तो यहाँ पे आपने इंपोर्टेंट देखा होगा, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने। ठीक है, ये हो गए 3 पवनों के सारे। अब अपन यहाँ केवल 3 पवने मैंने आपको बताई है। आपको ध्यान रखना 7 वायुदाब की पेटी, पहली बात। दूसरी बात, 7 वायुदाब की पेटियों में 3 पवने चलती है, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। ठीक है, अब किन के बीच में क्या संबंध होता है वो अपन पवन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अपन देख रहे हैं आगे ये वाला बात। अब लास्ट है आपका वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक देखो कौन कौन प्रभावित करता है। सबसे पहला कारक तापमान, मैंने अभी बताया, जहां ताप अधिक होगा वहां वायुदाब कम होगा, जहां ताप कम होगा वहां वायुदाब अधिक होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। ताप को तो रटने की जरूरत ही नहीं, समझना है केवल। फिर धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर अपन ने देखा 10 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 मिलीबार वायुदाब कम होता है, तो ऊंचाई की ओर जाने पे वायुदाब में कमी आती है। क्यों आती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें विरलता आ जाती है, बिखर जाता है मलबा। जो भी वायु के साथ में भार होता है वो ऊपर जाने पे हल्का होके बिखर जाता है, जिससे उसके भार में कमी आती है, वायुदाब में कमी आती है। अर्थात ऊंचाई की ओर जाने पर वायुदाब में कमी होती है। ठीक है, तो जो सतह के पास में है वहां भार अधिक, जो सतह से ऊपर है वहां भार कम। तीसरा, वायु का संवन और अवतलन। पवने वायु जहां पर भी ऊपर उठेगी तो ऊपर उठती हुई पवन में वायुदाब घटेगा, और जहां पर भी पवने नीचे उतरेगी तो वायुदाब बढ़ेगा। अभी देखो यहाँ पवने ऊपर उठ रही है तो यह वायुदाब कम है, और वापस 30 और 35 के साथ नीचे उतरती है तो वायुदाब बढ़ जाता है। उपोष्ण उच्च दाब दोनों साइड का देख लो आप। ठीक है, तो पवनों का ऊपर उठना संवन के रूप में वायुदाब कम होगा, अवतलन जहां होगा वह वायुदाब अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रचलित पवने। पवने प्रचलित होती है तो पवने अपने साथ में क्या करती है, जहां से भी एक स्थान से दूसरे की ओर जाएगी तो वो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग वे में ताप को प्राप्त करके चलती है। तो जहां पवनों के सारे ताप ज्यादा होगा तो वह वायुदाब कम होगा। पवन के सारे जहां ताप ज्यादा होगा तो वहां वायुदाब क्या होगा, कम होगा। और अगर कहीं पर भी वायु के साथ में ताप कम है तो उस
वायु का दाब क्या होगा, अधिक होगा। प्रचलित पवन में आप इतना ही समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, मेघ आवरण, ताप में बाधा। अगर किसी स्थान पे ऊपर बादलों का आवरण है तो वो तापमान को आने से रोक देगा, ताप कम आएगा तो उस स्थान का दाब अधिक होगा। और किसी स्थान पे ऊपर मेघ नहीं है तो ताप अधिक आएगा, इंसोलेशन अधिक आएगा, इंसोलेशन तो उस स्थान का वायु दाब कम हो जाएगा, है ना। तो ये मेघों का आवरण है वो ताप में बाधा उत्पन्न करता है। ताप में बाधा होगा तो वायु दाब में भी बाधा करेगा। क्यों? क्योंकि ताप और दाब एक दूसरे के विपरीत है। नेक्स्ट, चक्रवाती एवं प्रति चक्रवाती दशाएं। चक्रवात क्या होता है? चक्रवात निम्न दाब का केंद्र होता है। चक्रवात क्या होता है? लो प्रेशर का सेंटर होता है। प्रति चक्रवात क्या होता है? उच्च दाब का केंद्र होता है। तो चक्रवात और प्रति चक्रवात में दोनों में वायु दाब की दशाएं अलग अलग होती है। प्रति चक्रवात में उच्च वायु दाब पाया जाता है, चक्रवात में निम्न वायु दाब पाया जाता है। दोनों वायु दाब में भिन्नता उत्पन्न करते हैं, वेरिएशन लाते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपन ने देखा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही आपके उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटियों का निर्माण होता है। तो पृथ्वी का घूर्णन भी वायु दाब में क्या करता है? भिन्नता लाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक अच्छे से आप याद कर लेना, ठीक है। लास्ट मैंने लिखा है, विश्व में सर्वाधिक वायु दाब पूर्वी साइबेरिया का है, 1035 मिलीबार, ठीक है, पूर्वी साइबेरिया। नेक्स्ट, न्यूनतम आइसलैंड का है 996 मिलीबार, ठीक है। दोनों को आप नोट कर लेना। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इधर ले लेता हूं आपकी सुविधा के लिए, ओके। तो विद्यार्थियों, वापस बताता हूं, आज अपन ने बहुत शानदार क्लास की है। मैंने मेरा प्रयास किया है आपको अच्छे से समझ में आए। पढ़ा है अपन ने वायु दाब। क्या पढ़ा है? वायु दाब, ठीक है। वायु दाब के साथ में इसका परिभाषा, उसके बाद वायु दाब और ताप का संबंध, फिर दाब प्रवणता, फिर इसको समझा। दाब प्रवणता किसी स्थान की अधिक होगी तो वहां बल पवने गति अधिक करेगी। फिर अपन ने देखा वायु दाब को, दाब प्रवणता बल, फिर वायु दाब का लंबवत वितरण, फिर अपन ने देखा वायु दाब का क्षैतिज वितरण, 7 वायु दाब की पेटियां, फिर अपन ने देखा वाइस बेलेट का नियम, कोरियोलिस बल, फिर पवनों को दिशा और वेग को इंपोर्टेंट करने वाले 3 बल, दाब प्रवणता बल, घर्षण बल, कोरियोलिस बल। फिर अपन ने वायु दाब की पेटियां देखी, वायु दाब की पेटियों के साथ में वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक देखे, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये थी आज की क्लास को अब तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अच्छे से पढ़ते रहे मस्त होके। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।